अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9th न्यू बुक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोकार्बन चैप्टर नंबर 11 से आपके बेटा 3 शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आएंगे। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या? डिफरेंशिएट बिटवीन एन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में फर्क बयान करें। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड हो। इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ना हो। इजी आंसर जो है वो बेटा आप इजी आंसर यहाँ से लिखिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है। एग्जाम्पल मीथेन जिसका फार्मूला है CH4 जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड टिपिकली डू नॉट कंटेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं होता। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड NaCl, इसमें कोई कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं है NaCl। अगर आप ये लिखें आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे। तो आउटस्टैंडिंग आंसर इसी क्वेश्चन का बेटा इस तरह आपने पॉइंट्स बना लेने हैं। फीचर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की। पहले लिखते हैं डेफिनेशन। डिफाइन आपने वही लिखनी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड हो। इनऑर्गेनिक कंपाउंड टिपिकली डू नॉट कंटेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं होता। अब स्ट्रक्चर क्या होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का? कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का पेचीदा स्ट्रक्चर होगा लाइक आ चेन्स एंड रिंग्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंपल आयनिक लेटस और स्मॉल मॉलिक्यूल। भाई आयनिक लेटिस किसको कहते हैं? लेटिस कहते हैं जाली या ढांचा जिसमें एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स बाकायदा तरतीब से जुड़े हो। फॉर एग्जांपल NaCl। अब Na प्लस और Cl नेगेटिव ये एक दूसरे के साथ एक इस जाली की तरह जुड़े हुए होते हैं। इसी को कहते हैं आयनिक लेटिस और या स्मॉल मॉलिक्यूल। ये आमतौर पर आयनिक लेटस की शक्ल में होते हैं या छोटे मॉलिक्यूल्स की शक्ल में होते हैं। ये कम्प्लेक्स, ये छोटे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का लो होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल मीथेन CH4, देखें इसमें कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है। साल्ट NaCl इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें कोई कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं मौजूद। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है why are organic compound found in large number? ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बड़ी तादाद में पाए जाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन large number because carbon can form strong bonds and make long chain rings and branched structure. ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा तादाद में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि बेटा कार्बन मजबूत बॉन्ड बनाता है और लंबी चेन्स, रिंग्स और ब्रांचेस बना सकता है। कार्बन में ये सलाहियत है, तो इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा पाए जाते हैं। ज़्यादा आंसर इसका ये लिख लें। द एग्जिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा तादाद में क्यों पाए जाते हैं जी? इन रीजंस की वजह से। इन वजह से सबसे बड़ी वजह नंबर 1
कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या कहते हैं, किससे कहते हैं? कैटिनेशन कार्बन एटम की अपने ही जैसे दूसरे कार्बन एटम के साथ मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड बनाना, रिंग या चेन की शक्ल में, उसको कहते हैं, उस सलाहियत को कहते हैं कैटिनेशन। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि ये खसूसियात कार्बन को लाखों मुख्तलिफ कंपाउंड बनाने की सलाहियत देती है। मल्टीपल बॉन्डिंग, कार्बन की बेटा वैलेंसी 4 है, यानी एक कार्बन एटम एक ही वक्त में 4 दूसरे एटम, मतलब दूसरे कार्बन या किसी दूसरे हाइड्रोजन या किसी ऑक्सीजन या किसी दूसरे नाइट्रोजन वगैरह के साथ जुड़ सकता है। अब ये खसूसियत कार्बन को ना सिर्फ अपने साथ बल्कि दूसरे अनासर के साथ भी मिलकर मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स बनाने में मदद देती है। आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म एक ऐसी हालत होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसे, लेकिन उनकी जो साख्त है वो मुख्तलिफ हो। मतलब फार्मूला एक जैसा हो लेकिन शक्ल या स्ट्रक्चर उनका मुख्तलिफ हो। क्योंकि बेटा कार्बन के मॉलिक्यूल्स चेन भी बना सकते हैं और ब्रांचेस की शक्ल भी बना सकते हैं, तो ये खसूसियत अल्कीन अल्काइंस वगैरह में ज़्यादा नज़र आती है। तो ये भी इस खसूसियत की वजह से। नंबर 4 है स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ बहुत मजबूत बॉन्ड बनाता है। इसकी वजह यह है कार्बन का साइज छोटा होता है, स्टेबल बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड बहुत मुस्तहकम है। इसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। नेम द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन व्हेन नेचुरल गैस इज ऑक्सीडाइज्ड अंडर कंट्रोल कंडीशन। वो मसनूआत बताएं जो कुदरती गैस की काबूशुदा हालात में ऑक्सीडाइज होने पर हासिल होती हैं। जब ऑक्सीजन कम होती है और हरारत और कैटालिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है तो मीथेन के मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम शामिल होता है, जिससे ये मेथनॉल कभी कभार फॉर्म एल्डिहाइड में बदल जाता है। अब इसका जो इक्वेशन है वो ये देख लें बेटा, CH4 ये मीथेन गैस, ऑक्सीजन, और देखिए आपके पास क्या बना जी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी प्लस हीट। ये बेशक आप इसमें लिख लें, इजी आंसर ये लिख लें कि कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एनर्जी आर प्रोड्यूस। इस क्वेश्चन में आप ये इक्वेशन भी इसी में ऐड कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग आंसर, व्हेन नेचुरल गैस इज ऑक्सीडाइज्ड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन it produce carbon dioxide, water and sometimes methanol or form aldehyde। देखिए जब मीथेन को हम कम ऑक्सीजन में कंट्रोल्ड शुदा हालात में अंडर कंट्रोल कंडीशन में जलाते हैं तो ये मुकम्मल, जिसमें सिर्फ ये देखें कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन बनते हैं, उनकी बजाय मेथनॉल, कभी कभार मेथनॉल या फॉर्म एल्डिहाइड जैसे कीमती केमिकल्स में भी इनको बदला जाता है। इस अमल में CO2 और पानी भी बनते हैं बेटा। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में ये एक अहम अमल है जिसे पार्शियल ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। अब जब मीथेन को काफ़ी ऑक्सीजन मिलती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में मुकम्मल तौर पर जल जाती है। जब ऑक्सीजन की मिकदार कम कर दी जाए तो मीथेन के मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और ऑक्सीजन के साथ जुड़कर मुख्तलिफ जुज़वी ऑक्सीडाइज्ड बनाते हैं। अब मेथनॉल की पैदावार, ये सबसे अहम अमल है जिसमें मीथेन को हीट और हवा के साथ मिलाकर सिंथेसिस गैस CO और H2 बनाई जाती है, जिसे बाद में तब्दील करके मेथनॉल में बदला जाता है। फॉर्म एल्डिहाइड मीथेन की बराह रास्त ऑक्सीडेशन या मेथनॉल की मजीद ऑक्सीडेशन से फॉर्म एल्डिहाइड बनाया जाता है।
फार्म एल्डिहाइड प्लास्टिक और दीगर केमिकल्स बनाने में काम आता है। ये देखिए, हाउ इज नेफ्था फ्रैक्शन डिकम्पोज टू गिव लोअर हाइड्रोकार्बन्स। नेफ्था फ्रैक्शन को किस तरह डिकम्पोज किया जाता है ताकि छोटे हाइड्रोकार्बन हासिल किए जाएं। इजी आंसर यहां से लिखें बेटा। नेफ्था को 500 डिग्री सेल्सियस पर जियोलाइट कैटलिस्ट की मौजूदगी में गर्म करने का एक प्रोसेस है जिसे कैटालाइटिंग क्रैकिंग कहते हैं। ये प्रोसेस बड़े हाइड्रोकार्बन को छोटे और ज्यादा यूजफुल मतलब बहुत मुफीद हाइड्रोकार्बन में तोड़ता है। नेफ्था फ्रैक्शन इज डिकम्पोज्ड बाय क्रैकिंग in which large hydrocarbon molecules are broken into smaller ones by heat or a catalyst। भाई नेफ्था फ्रैक्शन, नेफ्था लिक्विड हाइड्रोकार्बन का एक मिक्सचर होता है। नेफ्था क्या होता है बेटा? लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स का एक मिक्सचर होता है। इसे एक कैटालिस्ट, देखिए कैटालिस्ट की मौजूदगी में बेटा इसको तकरीबन 5 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म किया जाता है, इससे छोटे हाइड्रोकार्बन बनते हैं। नेफ्था फ्रैक्शन इज डिकम्पोज्ड बाय क्रैकिंग इन विच लार्ज हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है इनटू स्मॉलर वंस बाय अ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट की मौजूदगी में। आउटस्टैंडिंग आंसर ये लिखें, नेफ्था इज अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड हाइड्रोकार्बन। नेफ्था लिक्विड हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। इट इज हीटेड एट अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट कॉल्ड जियोलाइट। इससे जियोलाइट कैटलिस्ट की मौजूदगी में तकरीबन 500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, जिससे लोअर हाइड्रोकार्बन कंटेन 5 to 10 कार्बन एटम्स आर प्रोड्यूस। 5 to 10 कार्बन एटम्स वाले हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस होते हैं। Write down the molecular formula, structure formula and condensed structure formula of isobutane। इजी एंड आउटस्टैंडिंग आंसर दोनों बच्चे ये लिखें। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका C4H10। अब आइसोब्यूटेन एक ब्रांच अल्केन है जिसमें 4 कार्बन एटम होते हैं, 4 कार्बन। अब स्ट्रक्चर फार्मूला इसका क्या है बेटा? स्ट्रक्चर फार्मूला ये आपने लिखना है इस तरह। हमने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लिया। स्ट्रक्चर फार्मूला इसकी साख्त क्या है ये देखिए बेटा। इस पहले कार्बन के साथ आपने 3 हाइड्रोजन को जोड़ देना है, फिर इस कार्बन के साथ आपने 3 हाइड्रोजन लगा देने हैं। दरमियान वाले कार्बन से आपने इस नीचे एक कार्बन को जोड़ के उसके साथ भी 3 हाइड्रोजन लगा देने हैं। 3 हाइड्रोजन इधर, 3 इधर और 3 इधर, 9 हो गए और एक बच गया, एक आपने यहाँ लगा देना है। ये है स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटेन। अब हम देखते हैं इसका कंडेंस्ड फार्मूला ऑफ आइसोब्यूटेन। तो कंडेंस्ड फार्मूला इसका है CH3 ब्रैकेट 2 CH एंड CH3। देखिए कार्बन कितने हैं यहाँ पे, ये देखिए बेटा 1 2 और ये जो C के साथ ये बाहर 2 है, ये 2 इसका भी है, तो 2 C हो गए और यहाँ 2 C, तो कितने हो गए जी 4 हाइड्रोजन। देखें यहाँ पे 3 ये हैं और एक ये, 4 हाइड्रोजन कितने होते हैं 10। तो ये जो 3 ये है ये 3:2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6, तो यहाँ पे H6 और H इस साइड पे 4, तो H10 हो गए C4। ये है जी कंडेंस फार्मूला ऑफ आइसोब्यूटेन। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे लिए बहुत मुफीद हैं। दे आर यूज्ड इन फ्यूल्स, मेडिसिन, प्लास्टिक, टेक्सटाइल्स एंड फूड। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेली लाइफ एंड इंडस्ट्री। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्यूल्स, मेडिसिन, प्लास्टिक, कपड़े और खाने में इस्तेमाल होते हैं। हमारी रोज़ाना ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा ऑर्गेनिक कंपाउंड पर डिपेंड करता है। ये अहम किरदार अदा करते हैं जी इन डेली लाइफ और इंडस्ट्रीज में।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जी। इजी एंड आउटस्टैंडिंग आंसर। आंसर यहाँ से लिखिए, 5 नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर, 5 कुदरती ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो पाए जाते हैं में नंबर 1 मीथेन। मीथेन एक नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये जानवरों की डाइजेस्टिव सिस्टम में भी नेचुरली तौर पर पैदा होता है। ये गोबर प्लांट्स के गलने सड़ने से भी ये खुद ब खुद बनता है, नेचुरल है। ग्लूकोज ये प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के जरिए खुद बनाते हैं, इसलिए ये भी नेचुरल है। एथेनॉल ये भी नेचुरल है। एसिटिक एसिड नेचुरल है। एंड सिट्रिक एसिड। अब ये नाम आपने याद कर लेने बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जी। आयुर्वेदिक नेम ऑफ द कंपाउंड। अब आयुर्वेदिक कहते किसको हैं जी? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। केमिकल कंपाउंड्स का नाम रखने के ये रूल्स बनाते हैं। आयुर्वेदिक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये केमिकल कंपाउंड्स के नाम रखने के लिए रूल्स बनाते हैं। ये केमिकल सिंबल्स, फार्मूलाज और यूनिट्स को स्टैंडर्ड बनाते हैं। मिसाल के तौर पर कॉमन नेम अगर एसिटिक एसिड है तो उसका आयुर्वेदिक नेम एथेनोइक एसिड। अब वो कहते हैं ये जो है आपके पास ये क्वेश्चन है, इसका आयुर्वेदिक नेम बताएं। तो इसमें सबसे पहले स्टेप 1 जी होता है कि आपने ये जो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन, इसको पेरेंट चेन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कितने कार्बन हैं। ये लॉन्ग 1 2 3 4, पहले इसको देखते हैं जी। ये जो पेरेंट चेन होती है इसमें 4 हैं, तो 4 को क्या कहते हैं जी? ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब होता है 4 कार्बन की मेन चेन। अब ये एक स्ट्रेट चेन है। उसके बाद फिर आयोपेक का एक रूल है कि इसमें सब्स्टिट्यूएंट मतलब ब्रांच को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब ये देखें यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, ये है मिथाइल। अब ये पेरेंट चेन सबसे पहले देखते हैं ये कितने कार्बन वाली है, 4। ये बन गया ब्यूटेन। 4 को क्या कहते हैं जी? ब्यूटेन। अब इसके साथ ब्रांच वाले का क्या है जी? यहाँ पे ये मिथाइल। तो मिथाइल भी हो गया, ब्यूटेन भी हो गया। फिर आपने ये देखना होता है ये जो सब्स्टिट्यूएंट, ये यहाँ पे ये जो जुड़ा हुआ है, इसको आपने देखना होता है। जहाँ से नंबरिंग कम आए हम उसको लिखते हैं। अगर हम यहाँ से काउंट करें तो 1 2 और ये 3 नंबर पे आ रहा है। अगर यहाँ से काउंट करें तो ये 1 और 2, तो 2 नंबर पे ये आ रहा है, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे। ये आयोपेक रूल है। तो ये बन जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इसका आयोपेक नेम क्या बन जाएगा? ये दूसरे नंबर पे है और ये मिथाइल ग्रुप है और ये ब्यूटेन है। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका आयोपेक नेम है। ये आपने याद रख लेना है। The isotopic name of the given compound is 2-methyl butane। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, हाउ डू द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ alkenes change when we move from lower members to higher members। जब हम alkenes में छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ बढ़ते हैं तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर में कैसे तब्दीली आती है, उनके दर्ज हरारत में क्या तब्दीली आती है। तो ये हम आंसर यहाँ से लिखेंगे। इसका आंसर लिखें, इजी आंसर पहले लिखें बच्चे। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज एज द मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज ड्यू टू स्ट्रॉन्गर वांडरवाल फोर्सेस। जब मॉलिक्यूल का वजन बढ़ता है तो उसमें मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज, जब मॉलिक्यूल का वजन बढ़ता है तो उसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कशिश की ताकत है, वांडर वाल फोर्सेस, वो मजबूत होती है। मॉलिक्यूल
देखिए मॉलिक्यूलर मैस, ये देखिए मॉलिक्यूलर वेट अगर कम होगा तो वंडर वाल फोर्सेस वीक होंगी, तो फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जब मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा तो वंडर वाल फोर्सेस क्या हो जाएंगी जी, ये स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। आउटस्टैंडिंग आंसर यहाँ से लिखें। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्केन्स इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लोअर मेंबर टू हायर मेंबर। जब हम अल्केन के लोअर मेंबर से हायर मेंबर की तरफ जाते हैं तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। दिस इज बिकॉज क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज, उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है, एंड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बिकम स्ट्रॉन्गर। इसकी वजह यह है कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है बट बेटा, और मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। छोटे अल्केन्स में मॉलिक्यूल्स कमज़ोर तरीके से एक दूसरे को पकड़े हुए रखते हैं, तो वो आसानी से मेल्ट भी हो जाते हैं और बॉयल भी। जब अल्केन का साइज बड़ा हो जाएगा तो वेट बढ़ जाएगा। जैसे ही वेट बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को ज़्यादा मजबूती से पकड़ के रखेंगे, इसलिए उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग इसका ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट। तो बड़ा मॉलिक्यूल याद रख रहे हैं, बड़ा मॉलिक्यूल उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो उसमें ज़्यादा अट्रैक्शन, ज़्यादा अट्रैक्शन मीन्स वंडर वाल फोर्सेस हाई, तो वंडर वाल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। बच्चों उम्मीद है आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।